नमस्कार, स्वागत है। आज हम संविधान के पन्नों में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि भारत के लोकतंत्र के 3 सबसे बड़े स्तंभ, हमारी संसद, सरकार और न्यायपालिका, एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे बैठाते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है और इसे बनाए रखने वाले आर्टिकल्स को समझना वाकई कमाल का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी संसद में खुलेआम किसी जज के काम पर, उनके व्यवहार पर बहस होने लगे? क्या संसद किसी जज को उनके पद से हटा सकती है? यह सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि संसद और अदालतों के बीच की सीमा क्या है। फिर बात करेंगे राष्ट्रपति की कानून बनाने की अनोखी शक्ति की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नींव, जजों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को समझेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि जजों की आज़ादी को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। और आखिर में एग्जाम्स के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें, उन्हें भी फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सीमा की जो संसद और अदालतों के बीच खींची गई है। इसे एक तरह की लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे बहुत सोच समझकर बनाया था ताकि लोकतंत्र के ये दोनों पहिए एक दूसरे के रास्ते में आए बिना अपनी अपनी लेन में स्मूथली चलते रहें। अब ये जो 2 आर्टिकल हैं, 121 और 122, ये बिल्कुल एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं। आर्टिकल 121 कहता है कि संसद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज के कंडक्ट पर, यानी उनके काम करने के तरीके पर कोई डिस्कशन नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 122 कहता है कि अदालतें भी संसद की कार्यवाही में दखल नहीं देंगी, कि वहां काम कैसे हो रहा है इस पर सवाल नहीं उठाएंगी। मतलब दोनों एक दूसरे के काम का सम्मान करेंगे। लेकिन हाँ, हर नियम का एक अपवाद होता है, और यहां भी है। आर्टिकल 121 में एक बहुत बड़ी शर्त है। जज के कंडक्ट पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में, जब उन्हें हटाने के लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया जाए। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस और रेयर प्रोसेस है। चलिए अब संसद और कोर्ट की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति की एक खास लेजिस्लेटिव पावर की। ये वो शक्ति है जब राष्ट्रपति संसद के बिना भी कानून बना सकते हैं। कैसे? ऑर्डिनेंस के जरिए। तो ये ऑर्डिनेंस आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। मान लीजिए संसद का सेशन नहीं चल रहा है, छुट्टियां हैं और देश में अचानक किसी कानून की जरूरत पड़ गई। अब क्या करें? ऐसे में आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि वो एक टेम्परेरी लॉ जारी कर दें। इसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। और इसकी ताकत, इसका असर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा संसद के बनाए कानून का होता है। लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं होता। इसकी एक लाइफ होती है। जैसे ही संसद वापस काम पर आती है, इस ऑर्डिनेंस को दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखना पड़ता है। और अगर संसद ने इसे 6 हफ्तों के अंदर पास नहीं किया तो ये ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसका या तो अंत हो जाता है या फिर ये एक पक्का कानून बन जाता है। चलिए अब आते हैं हमारी आज की चर्चा के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 ही वो नींव का पत्थर है जिस पर हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो आर्टिकल 124(3) में बताई गई हैं। पहली बात, वो भारत के नागरिक हों और इसके साथ साथ 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। या तो वो कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के जज रहे हों, या फिर कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत की हो, या एक और रास्ता है, वो राष्ट्रपति की नज़र में एक बहुत ही जाने माने कानून के विशेषज्ञ यानी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हों। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशंस। अब सवाल उठता है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है और अगर कभी जरूरत पड़े तो उन्हें पद से हटाने का प्रोसेस क्या है? बहुत सीधा सा जवाब है। आर्टिकल 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के जजों को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और एक बार नियुक्त होने के बाद वो 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। लेकिन उन्हें पद से हटाना ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये संविधान से है और ये बताती है कि ये प्रक्रिया कितनी ज्यादा मुश्किल है, और ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि हमारे जज बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के आज़ादी से अपना काम कर सकें। तो ये प्रोसेस है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हटाने का प्रस्ताव सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स पर आ सकता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी साबित कदाचार, या इनकैपेसिटी यानी अक्षमता। फिर उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से पास होना होता है, वो भी एक स्पेशल मेजॉरिटी से।
स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ये इतना मुश्किल प्रोसेस है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। सोचिए। अब बात करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायिक स्वतंत्रता के एक और बहुत जरूरी पहलू की। इसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियल शील्ड या वित्तीय ढाल, जो आर्टिकल 125 हमारे जजों को देता है। आर्टिकल 125 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी, उनके भत्ते, ये सब संसद ही तय करेगी कानून बनाकर। लेकिन असली बात इसके अगले हिस्से में है। और ये है वो सबसे जरूरी लाइन। ये संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को दिखाता है। इसका मतलब है कि एक बार कोई जज अपॉइंट हो गया तो उसके बाद उनकी सैलरी या भत्तों को उनके डिसएडवांटेज में यानी उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता, उन्हें कम नहीं किया जा सकता। क्यों? जरा सोचिए। अगर ये सुरक्षा ना हो तो कोई भी सरकार किसी फैसले से नाराज होकर जजों की सैलरी काटने की धमकी दे सकती है, उन पर दबाव बना सकती है। यही वो वित्तीय ढाल है जो उन्हें हर तरह के दबाव से आजाद रखती है। तो हमने काफी कुछ समझ लिया। अब चलिए, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन सब बातों का एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये टेबल एकदम परफेक्ट है क्विक रिवीजन के लिए। आर्टिकल 121, संसद में जजों पर चर्चा नहीं होगी सिवाय इम्पीचमेंट के। आर्टिकल 122, अदालतें संसद की कार्यवाही में दखल नहीं देंगी। आर्टिकल 123, राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर, जिसकी मैक्सिमम लाइफ है 6 महीने और 6 हफ्ते। आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जजों की नियुक्ति और हटाने का प्रोसेस। और आर्टिकल 125, जजों की सैलरी, जिसे उनकी नियुक्ति के बाद कम नहीं किया जा सकता। एकदम क्रिस्टल क्लियर। और हाँ, ये नंबर 2/3, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वही स्पेशल मेजॉरिटी है जो किसी जज को हटाने के लिए दोनों सदनों में चाहिए। एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर आता है। तो कुल मिलाकर ये सारे आर्टिकल्स 121 से 125 तक एक ही बड़े प्रिंसिपल को मजबूत करते हैं, और वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का पृथक्करण। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पक्का करता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी हमारे लोकतंत्र के तीनों स्तंभ अपनी अपनी जगह पर आज़ादी से काम करें और एक दूसरे पर हावी ना हों।